गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड एविडेंस हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन का। सेकंड एविडेंस हमने पढ़ लिया है, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। सेकंड एविडेंस हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ लिया है होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। दो ऑर्गन्स हमने पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ने थर्ड, जो इसी कैटेगरी में है, सेकंड एविडेंस के अंदर ही होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन्स के बाद जो थर्ड है कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कैटेगरी में ही थर्ड है कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक्स कनेक्टिंग लिंक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म which show characters in between two different groups. कनेक्टिंग लिंक्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनके कैरेक्टर्स दो डिफरेंट ग्रुप्स के इन बिटवीन होते हैं, दो डिफरेंट ग्रुप्स के विद इन होते हैं। जैसे कल हमने आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ा था, उसके कैरेक्टर्स दो ग्रुप्स के बीच के थे, रेप्टाइल और एव्स। लेकिन वो आर्कियोप्टेरिक्स लिविंग नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक नहीं बोलते। उसे क्या लिखा था हमने आर्कियोप्टेरिक्स को? आर्कियोप्टेरिक्स को हमने मेंशन किया था मिसिंग लिंक। तो इसमें हम एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है यूग्लिना। कनेक्टिंग लिंक का सबसे पहला एग्जांपल यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है, ये लिंक होता है इन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट्स और एनिमल्स के इन बिटवीन ये लिंक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के विद इन। क्योंकि यूग्लिना जो होता है, इट इज बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रोफिक। आपने ये 11th क्लास में पढ़ा होगा,
प्रोटिस्ट किंगडम में, प्रोटिस्टा में आता है यूग्लिना। ये जो सेल होता है यूग्लिना का, दिन के समय में वो फोटोसिंथेसिस करता है और नाइट टाइम में वो, जब सनलाइट नहीं होती तो हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है नाइट टाइम में। दिन के समय में फोटोसिंथेसिस करता है जो प्लांट सेल का कैरेक्टर है, और नाइट टाइम में वो हेट्रोट्रॉफिक हो जाता है जो एनिमल सेल का कैरेक्टर है। नेक्स्ट, दूसरा है प्रोटेरोस्पोंजिया। ये लिंक होता है इन बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा। प्रोटोजोआ एंड पोरिफेरा, इसे क्लासिफाई करते हैं प्रोटोजोआ में। ये प्रोटोजोआ में क्लासिफाइड होता है। तो एक टाइप का ये प्रोटोजोआ है, लेकिन इसकी शेप पोरिफेरा एनिमल के एक सेल जैसी होती है। जैसे पोरिफेरा में हमने एक सेल पढ़ा था कोएनोसाइट, उसकी शेप और इस प्रोटेरोस्पोंजिया की शेप सेम है। इट इज लाइक कोएनोसाइट्स ऑफ पोरिफेरा। पोरिफेरा एनिमल के कोएनोसाइट्स लाइक इसकी शेप होती है। तो ये माना जाता है प्रोटोजोआ से एनिमल्स बने थे। ये चीज मानी जाती है, प्रोटोजोआ से क्या इवॉल्व हुए थे, एनिमल्स इवॉल्व हुए थे। प्रोटोजोआ से जैसे सबसे पहले पोरिफेरा इवॉल्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, पेरिपेटस। ये होता है लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में लिंक होता है। पेरिपेटस को आर्थ्रोपोडा में क्लासिफाई करते हैं। आर्थ्रोपोडा में इसे क्लासिफाई करते हैं, और इसके कुछ कैरेक्टर एनिलिडा लाइक होते हैं और कुछ कैरेक्टर इसके आर्थ्रोपोडा जैसे होते हैं। जैसे इसमें एनिलिडा का जो कैरेक्टर है वो है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया की प्रेजेंस होना, वो एनिलिडा का इसमें कैरेक्टर है। आर्थ्रोपोडा का क्या कैरेक्टर है इसमें? इसमें ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, वो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर हो गया। एनिमल किंगडम में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सब कुछ। ट्रैकियल ट्यूब्स आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं, इसी वजह से इसको क्लासिफाई करते हैं आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट, चौथा है यहां पर नियोप्लीना। नियोप्लीना, ये एनिमल अगेन एनिलिडा और मोलस्का में लिंक होता है। ये, इसकी बॉडी एनिलिडा जैसी भी होती है और मोलस्का जैसी भी होती है। इसको मोलस्का में क्लासिफाई करते हैं। नियोप्लीना, जैसे एनिलिडा की क्या क्या इसमें कैरेक्टर है? इसकी वॉर्म लाइक बॉडी है, जैसे एनिलिडन्स होते हैं वॉर्म जैसे। ठीक है, वॉर्म लाइक इसका बॉडी स्ट्रक्चर है। और बाकी इसमें जो कैरेक्टर है वो मोलस्का के कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे मोलस्कन कैरेक्टर में इसमें मेंटल स्किन प्रेजेंट है, जो मोलस्का में होती है। मेंटल स्किन प्रेजेंट, ये मोलस्का का कैरेक्टर है। इसी वजह से इसको मोलस्का में क्लासिफाई किया जाता है। तो देखो, ये माना जाता है ड्यूरिंग एवोल्यूशन एनिलिडा से
आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुए, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हुए, और कुछ बीच में लिंक्स रह गए जैसे पेरिपेटस। एनिलिडा से जब आर्थ्रोपोडा इवॉल्व हो रहे थे तो बीच में कुछ लिंक रह गए जैसे पेरिपेटस। ये पेरिपेटस आज भी जिंदा है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में शो करता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में। और एनिलिडा से ही मोलस्का भी इवॉल्व हुए, एनिलिडा से ही मोलस्का भी क्या हुए, इवॉल्व हुए। अगेन कुछ लिंक्स अभी भी प्रेजेंट है उनके इन बिटवीन, जैसे नियोप्लीना हो गए। नेक्स्ट, फिफ्थ है बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कौन से फाइलम में आता है, बेलेनोग्लोसस किस फाइलम में आता है? इट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा फाइलम में आता है। तो जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं उनके कुछ कैरेक्टर कॉर्डेट जैसे होते हैं और कुछ नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए उन्हें क्लासिफाई करते हैं या उन्हें कंसीडर किया जाता है एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। एनिमल किंगडम के अगर एग्जाम्पल याद होंगे जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे, तभी आप ये समझ पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एनिमल किंगडम को रिवाइज कर लेना अगर जिसका ये सब मिसिंग है। काइमेरा, काइमेरा फिश होती है कार्टिलेजिनस फिश, एंड बोनी फिश के विद इन इसके कैरेक्टर होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश के विद इन इसके कैरेक्टर्स होते हैं। ये क्लासिफाई होती है कार्टिलेजिनस फिश में। इसके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिश के पास पेल्विक क्लैस्पर्स होते हैं, तो वो इसके पास प्रेजेंट है। और बोनी फिश के पास ओपर्कुलम होता है, ओपर्कुलम ऑन गिल्स, वो इस पे प्रेजेंट है। तो एक कैरेक्टर इस पे कार्टिलेजिनस फिश का है, पेल्विक क्लैस्पर्स, और एक कैरेक्टर बोनी फिश का है जैसे ओपर्कुलम ऑन गिल्स। तो ये इन बिटवीन हो गया। स्केलेटन इसका कार्टिलेजिनस होता है तो इसलिए कार्टिलेजिनस फिश में इसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट, लैटिमेरिया। लैटिमेरिया को सीलाकेंथ भी कहते हैं। सीलाकेंथ जो इस चैप्टर में भी हमने पढ़ी थी कि वो 1938 में रीडिस्कवर हुई थी। ठीक है, इसे लिंक माना जाता है इन बिटवीन फिश एंड एम्फीबिया। इसके जो फिन्स होते हैं वो थिक होते हैं, और ये माने जाते हैं उन्हीं थिक फिन से एम्फीबिया के लिम्स बन गए थे, उसके हाथ पैर बन गए थे। इट इज लोब्ड फिन फिश। लोब्ड फिन का मतलब क्या है कि फिन जो है वो मोटे हैं, थिक है। नेक्स्ट है लंग फिश। लंग फिश जो होती है ये भी अगेन फिश और एम्फीबिया में लिंक है। ऑब्वियसली फिश में इसे क्लासिफाई करते हैं। लंग फिश जो होती है इसके पास लंग्स भी होते हैं
और गिल्स भी होते हैं, दोनों ही होते हैं इसके पास, लंग्स एंड गिल्स दोनों ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फिश ऐसी फिश है जो पानी में, पानी से बाहर भी आ जाती है लैंड पर, लैंड पे जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको खाने के लिए लैंड पर आ जाती है और कुछ टाइम बाद फिर दोबारा पानी में चली जाती है। ठीक है, तो इसे लिंक माना जाता है फिश और एम्फीबिया में। इस फिश के जो एग्जाम्पल है, तीन तरह की लंग फिश जो हैं वो अभी भी नोन है, जो करेंटली एग्जिस्ट करती हैं। एक है लेपिडोसाइरन। लेपिडोसाइरन साउथ अमेरिका में पाई जाती है। दूसरी है प्रोटोटेरस। प्रोटोटेरस साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और तीसरी है नियोसिराटोडस। नियोसिराटोडस ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। तो ये तीन तरह की लंग फिश हैं जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ पे। साउथ अमेरिका में लेपिडोसाइरन, साउथ अफ्रीका में प्रोटोटेरस और ऑस्ट्रेलिया में नियोसिराटोडस। तीन तरह की लंग फिश है, अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट, नाइन्थ है स्फिनोडॉन। स्फिनोडॉन एम्फीबिया और रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स में लिंक है। ये एम्फीबिया में क्लासिफाइड होता है। स्फिनोडॉन की बॉडी लिजर्ड लाइक होती है, लेकिन होता ही एम्फीबिया है, पानी में रहता है। ये पानी चाहिए इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, फुल्ली लैंड पर ये अडेप्टेड नहीं है, पानी चाहिए इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो एम्फीबियन कैरेक्टर है। रिक्वायर वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए इसको पानी चाहिए होता है, वो एम्फीबियन कैरेक्टर है। और एक आखिरी है ऑर्निथो राइनकस। ये होता है रेप्टिलिया और मैमल्स में लिंक। क्लासिफाई इसको मैमल्स में करते हैं। रेप्टाइल का क्या कैरेक्टर होता है इसमें, ये एग लेइंग मैमल होता है, एग्स को ले करता है ये। मैमल्स एग्स को बाहर ले नहीं करते हैं, लेकिन ये करता है, तो ये इसमें रेप्टिलियन कैरेक्टर है। बाकी मेमरी ग्लैंड्स होते हैं इसमें फीमेल में, तो वो कैरेक्टर हो गया मैमल्स का कैरेक्टर। ठीक है, तो ये 10 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इन सभी के जो कैरेक्टर्स हैं वो किन्हीं दो डिफरेंट ग्रुप्स के विद इन आते हैं। ये सभी एग्जाम्पल हो गए कनेक्टिंग लिंक के। तो ये एग्जाम्पल जो है इस चैप्टर में एज इट इज इतने डिटेल में नहीं है। ये एग्जाम्पल एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं ये सभी, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आता है ना तो ये कहा जाता है कि एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि इन सभी एग्जाम्पल्स को कहीं ना कहीं आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा होगा। तो एनसीईआरटी में ये इतना डिटेल में ये सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर में नहीं है, एवोल्यूशन वाले में। ये करने होते हैं याद, इस पे भी बेस्ड। एक एक कैरेक्टर नहीं पूछेगा वो, जैसे मैंने तो कैरेक्टर भी बता दिए ना आपको याद करने के लिए, ये समझने के लिए। एक एक कैरेक्टर नहीं पूछता वो, बस ये पूछ सकता है कि किसके विद इन कनेक्टिंग लिंक वो होता है। जैसे लंग फिश किस किस के विद इन होता है, फिश या एम्फीबिया के बीच में। इस तरह से क्वेश्चन इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है।
ठीक है, तो ये हो गए कंप्लीट यहाँ पर इस सेकंड एविडेंस का थर्ड जो हमारा पार्ट था, कनेक्टिंग लिंक्स। अब सेकंड एविडेंस में हम फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, और उसी में नेक्स्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो प्रेजेंट डे फॉर्म में अभी काम नहीं कर रहे हैं, जो प्रेजेंट डे फॉर्म में या प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म में वो काम नहीं कर रहे, ना ही वो ग्रो हुए स्ट्रक्चर्स, उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिड्यूस्ड रह गया, ग्रोथ ही नहीं हुई उनकी, ना ही वो फंक्शनल है। लेकिन वो कभी फंक्शनल थे, कब थे? हो सकता है कि उस प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर में, पूर्वजों में, हो सकता है कि वो कभी फंक्शनल रहे हों, लेकिन प्रेजेंट डे फॉर्म में या प्रेजेंट डे स्पीसीज में वो काम नहीं करते। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो हैं, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स, रूडिमेंट्री का मतलब होता है रिड्यूस्ड, नो ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ ही नहीं हुई, उन्हें रूडिमेंट्री कहते हैं। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिजम्स which which were functional which were functional in their ancestors, उनके एंसेस्टर्स में हो सकता है कि वो फंक्शनल रहे हो, अब नहीं है लेकिन प्रेजेंट डे फॉर्म में। ऐसे ऑर्गन्स को, ऐसे स्ट्रक्चर को वेस्टिजियल कहा जाता है। जैसे ह्यूमंस में तो कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स आपको पता भी होंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स में दूसरे एनिमल से, फिर बाद में ह्यूमंस के पढ़ेंगे। पहले हम वेस्टिजियल पढ़ते हैं। इन एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में, जैसे इसके जो दो एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल क्या है, वेस्टिजेस ऑफ हाइंड लिम्स इन पाइथन एंड ग्रीनलैंड whales। ठीक है, तो जो पाइथन होता है, पाइथन स्नेक होता है, और स्नेक में लिम्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते, लेकिन इस पाइथन में क्या मिल जाता है, एक वेस्टिजियल हाइंड लिम में बोन मिल जाती है, हाइंड लिम्स की एक वेस्टिजियल बोन दिख जाती है। तो ये शो करता है कि पाइथन ऐसे रेप्टाइल से, या स्नेक्स ऐसे रेप्टाइल से बने होंगे जो रेप्टाइल पहले कभी लैंड पर चला करते थे, जिनके हाथ पैर थे। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये स्नेक्स ऐसे रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं जिनके लिम्स हुआ करते थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनके लिम्स जो हैं वो खत्म हो गए, और वो क्योंकि जमीन पर रेंगते थे,
या जो भी उनका हैबिटेट था, उसके वो चीज रिक्वायर्ड थी, हाथ पैर रिक्वायर्ड नहीं थे, तो उनके हाथ पैर धीरे धीरे हो सकता है कि खत्म हो गए, लेकिन उसके वेस्टिजेस या वेस्टिजियल ऑर्गन वहां पर छोटी सी बोन्स प्रेजेंट होती है। सेम वेल्स, वेल जो होती है वो मैमल होती है, वेल ये माना जाता है लैंड मैमल से बनी। कुछ ऐसे मैमल्स थे जो पानी में चले गए और वो पानी में जाके अडेप्ट हुए, तो वेल या डॉल्फिन में वो इवॉल्व हो गए लैंड मैमल से। तो इनमें भी ये वेस्टिजियल बोन्स मिल जाती हैं उनके हैंड लिम्स में। नेक्स्ट, एक कल हमने पढ़ा था स्प्लिंट बोन्स, हॉर्स में, हॉर्स की जो स्प्लिंट बोन्स है वो भी क्या है, वेस्टिजियल है। ठीक है, तो ये हो गए दो एग्जांपल एनिमल्स के। दो एग्जांपल पढ़ते हैं हम प्लांट्स के। स्टेमिनोड्स एंड पिस्टिलॉइड्स आर वेस्टिजियल structures in cucurbita फ्लावर। जैसे फ्लावर में आपने पढ़ा होगा स्टेमन और पिस्टल होता है, फ्लावर में स्टेमन और पिस्टल होता है। तो स्टेमन वेस्टिजियल है, उसे स्टेमिनोड्स कहते हैं, या अगर पिस्टल वेस्टिजियल है तो उसे पिस्टिलॉइड कहते हैं। ठीक है, वो कुकुरबिटा के फ्लावर में मिल जाते हैं। मान लो कुकुरबिटा का कोई एक फ्लावर है और उस फ्लावर में पिस्टल्स प्रेजेंट है, उस फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, पिस्टल प्रेजेंट है, लेकिन साथ में वेस्टिजियल स्टेमन भी है, स्टेमिनोड्स। उस फ्लावर में पिस्टल्स थे कुकुरबिटा के एक फ्लावर में, और साथ में स्टेमिनोड्स हैं जो वेस्टिजियल है। या फिर कुकुरबिटा का कोई एक दूसरा फ्लावर है जिसमें स्टेमन है और साथ में पिस्टिलॉइड्स हैं, वो वेस्टिजियल पिस्टिल हो गया। तो मतलब प्रेजेंट डे फॉर्म जो है इस फ्लावर की वो यूनिसेक्सुअल है। फ्लावर्स कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है, या तो फ्लावर में स्टेमन है या फ्लावर में पिस्टिल है। लेकिन इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे वो कैसे थे, जो एंसेस्ट्रल फ्लावर इनका रहा होगा वो कैसा होगा। जो इनका एंसेस्ट्रल फ्लावर रहा होगा वो हो सकता है कि बाइसेक्सुअल होगा, उसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों होंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनमें से एक चीज वेस्टिजियल होगी, स्टेमन अगर एक्टिव है तो पिस्टिल वेस्टिजियल हो गया, या फिर उल्टा इसका। ठीक है, ऐसे ही एक आपने 11th क्लास में सनफ्लावर पढ़ा होगा। सनफ्लावर एक सिंगल फ्लावर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, और उसमें से कुछ फ्लावर वेस्टिजियल होते हैं, जैसे रे फ्लोरेट, उसके अंदर रे फ्लोरेट्स होते हैं, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, वो वेस्टिजियल होते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करते हैं, बस प्रेजेंट होते हैं वहां पे। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया प्लांट्स या एनिमल्स में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स। अब पढ़ते हैं ह्यूमंस के। इन ह्यूमंस में बहुत सारे वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि
ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना, ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना पे जो मसल्स होती हैं, ऑरिकुलर मसल्स उसे कहते हैं, वो मसल्स नॉर्मली वेस्टिजियल होती है। ईयर पिन्ना की जो मसल होती है वो वेस्टिजियल होती है। हम अपने ईयर पिन्ना को मूव नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो मसल्स कैसी हैं? वेस्टिजियल है। कभी गाय भैंस को देखना या डॉग को देखना, उनके ईयर पिन्ना मूव कर रहे होते हैं। कभी ऑब्जर्व करना, गाय भैंस या डॉग के ईयर पिन्ना मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी ये मसल एक्टिव होती है। विजडम टूथ, इसे थर्ड मोलर भी बोलते हैं। जैसे मोलर टीथ जो होते हैं, एक हाफ में, जॉ के एक हाफ में एक होता है और वो थर्ड मोलर होता है। और जिसे अक्कल जाड़ कहते हैं। ठीक है, ये 25 साल की उम्र के एज के बाद आता है, तो ये वेस्टिजियल होता है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इसे प्लाइका सेमी लुनैरिस कहते हैं, सेमी लुनैरिस। थर्ड आईलिड, जैसे हमारी दो ही आईलिड्स होती हैं, लेकिन एक तीसरी आईलिड होती है बिल्कुल कोने में आंख के, वो वेस्टिजियल होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह कुछ होते हैं, उनमें थर्ड आईलिड प्रेजेंट होती है, दो के अलावा तीसरी भी होती है। फिशेस में भी होती है थर्ड आईलिड, हम में नहीं है। एक्वाटिक एनिमल्स में जनरली या रेप्टाइल्स वगैरह में मिल जाती है। निप्पल्स इन मेल्स, मेल में जो निप्पल्स होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं। सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन पे जो मसल्स होती हैं, जिन्हें एब्स कहा जाता है। ठीक है, एब्स आई थिंक आप सभी जानते होंगे। ठीक है, जो फिल्म स्टार्स वगैरह बना के रखते हैं, वो वेस्टिजियल होती हैं, उनका कोई काम नहीं है ह्यूमंस में, बस वो दिखाने दिखाने की होती हैं, सजावटी होती हैं। और किस एनिमल्स में काम होता है? जैसे जो फास्ट रनिंग एनिमल्स हैं, उनमें वो सपोर्ट करती हैं। जैसे जो चीता वगैरह होता है, टाइगर वगैरह होता है, लायन है, जब वो फास्ट रन करते हैं, उनमें सपोर्ट करती हैं वो मसल्स वाइल्ड रनिंग। ठीक है, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स टू लेगेड है, हम टू लेग्स पे वॉक या रन करते हैं, तो हमें वो सपोर्ट नहीं करती, स्टिल वो होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स में फंक्शनल होती है। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, वो हर्बीवोर्स में फंक्शनल होती हैं। तो हर्बीवोर्स में वहां पर सेलुलोज की डाइजेशन होती है। एनिमल्स में ये अपेंडिक्स जो होता है, या ह्यूमंस में जो अपेंडिक्स होता है, वो नॉन फंक्शनल है। बॉडी हेयर, बॉडी हेयर जो होता है, ये ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल है।
जैसे जो दूसरे मैमल्स हैं, कोई भी मैमल आप कंसीडर कर लो, लायन, टाइगर और इवन कैट, डॉग, या फिर मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब की पूरी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है। इनकी बॉडी जो है हेयर से कवर्ड होती है, ठीक है। वो हेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है इनकी बॉडी में। ह्यूमन बींग्स जो है वो बॉडी को अपनी कवर करते हैं बाय क्लोथ्स। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बॉडी हेयर है वो कम हो गए ह्यूमंस में, और वो वेस्टिजियल है। टेल बोन, टेल नहीं होती ह्यूमंस पे, लेकिन उसकी एक वेस्टिजियल बोन वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो शो करता है कि एंसेस्ट्रल फॉर्म्स जिससे ह्यूमन बने होंगे, हो सकता है कि उनके पास टेल रही हो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर वेस्टिजियल ऑर्गन्स के एग्जांपल्स। कॉक्सिक्स, नेक्स्ट। तो ये भी हमें शो करता है वेस्टिजियल ऑर्गन की प्रेजेंस होना, कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन हुई है, जो एंसेस्ट्रल फॉर्म है उससे अभी प्रेजेंट डे फॉर्म्स बनी है, ठीक है। तो ये भी एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड को शो करता है। नेक्स्ट, अगला जो यहाँ पर है, इसी एविडेंस के विद इन फिफ्थ पॉइंट, एटाविज्म। नेक्स्ट पॉइंट है एटाविज्म। एटाविज्म होता है व्हेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स again become functional, in present day forms। जब वेस्टिजियल ऑर्गन्स बाई चांस, कई बार क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं प्रेजेंट डे फॉर्म में। हालांकि वो करने नहीं चाहिए, स्पेशल कंडीशन में या स्पेशल केस में करने लग जाते हैं। जैसे कई बार आपने कभी सुना हो कि कोई एक बच्चा पैदा हुआ है और उसके पास टेल है, उसकी टेल बोन जो है वो एक्सटेंडेड है। या ऐसा भी हो सकता है, ह्यूमंस में ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें पर्सन की बॉडी पर हेयर की अमाउंट ज्यादा है, बॉडी हेयर ज्यादा है। तो वो सब क्या है, यहाँ पर एटाविज्म का केस है। तो एग्जाम्पल जो है इसके एटाविज्म के, पहले पढ़ते हैं ह्यूमंस में। ह्यूमंस में जैसे एटाविज्म शो होता है, लॉन्गर टेल बोन कभी कभार हो जाता है, ज्यादा केस नहीं है, बहुत कम होते हैं। लॉन्गर कैनाइन्स, जैसे जो कैनाइन टीथ है हमारे, वो छोटे होते हैं, उनकी लेंथ ज्यादा बड़ी नहीं होती। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं एनिमल्स, उनके कैनाइन लॉन्गर होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ ह्यूमंस में कैनाइन टीथ की लेंथ लॉन्गर हो जाती है, कैनाइन बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि जिस एंसेस्ट्रल फॉर्म से आगे ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है, हो सकता है कि उसके कैनाइन लॉन्गर रहे हो, ठीक है।
तो वैसा ही सेम करेक्टर अगर आ रहा है ह्यूमन में तो वो कंडीशन कैसी होगी, एटाविज्म की कंडीशन होगी। कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जिनके पास पावर ऑफ मूविंग पिन्ना, वो अपने ईयर पिन्ना को मूव करा सकते हैं, हाथ से पकड़ के मूव नहीं कराना, तो कोई भी कर देगा, ठीक है, लेकिन उनके जो ईयर पिन्ना में ऑरिकुलर मसल्स होती हैं वो काम कर रही होती है। कुछ होते हैं, कई स्टूडेंट्स को मैं मिल चुका हूँ, ठीक है, क्लास में वो करके भी दिखाते हैं। अब चलो क्लास आपकी ऑनलाइन है। नेक्स्ट आइए, टेल बोन वाला स्टूडेंट नहीं मिला कोई। डेंस बॉडी हेयर, ये भी हो सकता है। और एडिशनल थर्ड निप्पल, या निप्पल को मैमे भी बोलते हैं, मैमे इन मेल्स, ठीक है। तो जो एंसेस्ट्रल फॉर्म्स थी जिससे मंकी, चिंपैंजी या ह्यूमन वगैरह सब इवॉल्व हुए, ये माना जाता है उनके पास मेल पे 3 निप्पल्स थे, ठीक है। थर्ड निप्पल जो है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया, लॉस हो गया, लेकिन कभी कभार वो थर्ड निप्पल भी किसी प्रेजेंट डे ह्यूमन में अगेन अराइज कर जाता है। अब ये सारी फॉर्म्स कैसे अराइज कर सकती हैं, डीएनए में चेंजेस हुए थे तो ह्यूमन बीइंग, प्रेजेंटली जो ह्यूमन बीइंग है वो बना है। अगर कुछ सिमिलर वैसे ही चेंजेस दोबारा हो जाएं जो पास्ट फॉर्म्स में थी, तो ये सारे एटाविज्म के केस बन जाएंगे। कुछ डीएनए में ऐसे चेंज हो गया, म्यूटेशन होगी कि टेल बोन की लेंथ बढ़ने लगी या कैनाइन्स लॉन्गर हो गए, सो ऑन, बॉडी पे डेंस हेयर आ गए। तो ये सब डीएनए में चेंजेस जो कभी कभार हो जाते हैं उसकी वजह से। विजडम टीथ जो है वो 25 इयर्स की एज के बाद आता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल अब देखते हैं प्लांट्स के। एक ही एग्जांपल है प्लांट का, क्या एग्जांपल है, जैसे सिट्रस प्लांट का है एग्जांपल। इस प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ की शेप कुछ ऐसी होती है, ऐसे छोटे छोटे विंग्स, विंग्स से लगे होते हैं दोनों साइड में, राइट लेफ्ट साइड में ऐसे लीफ पे विंग्स होते हैं, इसको बोलते हैं विंग्ड पेटियोल, इसको विंग्ड पेटियोल कहा जाता है। ये नॉर्मल सिट्रस प्लांट का लीफ है, विंग्ड पेटियोल। और एटाविज्म के केस में क्या होता है, जब एटाविज्म का केस होता है एटाविज्म के केस में ये जो छोटे छोटे विंग्स थे वो विंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं या बड़े हो जाते हैं, और उनमें भी विनेशन हो जाती है, वेन्स उसमें भी चले गए, जैसे बोलते हैं विंग्ड पेटियोल एनलार्जमेंट। विंग पेटियोल जो थे वो बड़े हो गए, एनलार्ज हो गए। ये एटाविज्म के केस में एनलार्ज होते हैं, नॉर्मली तो नहीं होते, बाय चांस कभी कभार कोई ऐसा लीफ हो जाता है प्लांट में जिसमें विंग पेटियोल की एनलार्जमेंट है। तो ये चीज क्या शो करती है, शो करती है कि जिस एंसेस्ट्रल प्लांट से ये सिट्रस बना है
उस प्लांट पे जो लीव थे वो ट्राइफोलिएट थे. दिस शोज its ancestor. This shows its ancestor had ट्राइफोलिएट लीव्स. ट्राइफोलिएट मतलब कि ऐसे ये 3 लीव्स का सेट था. जैसे ये एटविज्म वाले केस में आपको ये 3 लीव्स ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे 3 लीव्स का सेट था. लेकिन अभी करंटली जो लीफ है वो कैसा है? मोनोफोलिएट है. ठीक है, एक ही पेटियोल है उसका, एक सिंगल है. हालांकि उसमें विंग्ड शेप उसकी नजर आती है. ठीक है, तो ये हो गया एटविज्म के बारे में. तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट. फिफ्थ पॉइंट सेकंड एविडेंस का. तो हम कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ लिया है अभी. इसके आगे अब इसी एविडेंस के अंदर सिक्स्थ पॉइंट, एटाविज्म के बाद सिक्स्थ पॉइंट कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में अब हम क्या कंपेयर करेंगे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियोस को कंपेयर करेंगे, एम्ब्रियो की शेप साइज. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इस सेकंड कंपैरेटिव स्टडी का जो सेकंड एविडेंस हम पढ़ रहे हैं, इसमें लास्ट पॉइंट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं एवोल्यूशन के जो हमें एम्ब्रियो की स्टडी से मिल जाते हैं. जैसे एक तो हमने रिप्रोडक्शन के यूनिट में ही पढ़ा है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो क्लीवेज डिवीजन है, क्लीवेज डिवीजन हर एनिमल में शो होती है, चाहे वो पोरिफेरा हो चाहे वो कोर्डेटा हो. हर एनिमल में क्लीवेज डिवीजन शो होती है. जाइगोट से आगे क्लीवेज डिवीजन्स होती हैं. तो ये जो यूनिफॉर्मिटी है पूरे एनिमल वर्ल्ड में, जो यूनिफॉर्मिटी है उसके एम्ब्रियो की सेल डिवीजन की, वो जरूर उसके एंसेस्टर से आई होगी, जिस एंसेस्टर से एनिमल्स इवॉल्व हुए. तो वहीं से वो कैरेक्टर अब तक चलता हुआ आ रहा है. ठीक है, तो सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एनिमल्स. एनिमल्स में अर्ली जो डेवलपमेंट होती है वो सिमिलर है, सच एज क्लीवेज डिवीजन. एनिमल्स में ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है. एनिमल्स में गैस्ट्रुला बनता है. गैस्ट्रुला में जर्म लेयर्स होती हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सिमिलर पैटर्न्स हैं. तो शो करता है कि एनिमल्स एक सीक्वेंशियल मैनर में इवॉल्व हुए हैं, ऑर्डरली चेंज हुआ है. सिमिलर सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एनिमल की बनी है और उन सभी में ये कॉमन पैटर्न्स हैं. कई बार डिफरेंट एनिमल्स के लार्वे सेम होते हैं. सेम लार्वा इन डिफरेंट एनिमल्स.
एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्रोकोफोर लार्वा इन एनिलिडा एंड मोलस्का। एनिलिडा और मोलस्का दो अलग अलग एनिमल के फाइलम है, लेकिन इन दोनों में एक ही टाइप का लार्वा इन फाइलम में मिल जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये अगेन शो करता है कि एनिलिडा और मोलस्का की जो एवोल्यूशनरी कनेक्शन है कहीं ना कहीं, जैसे हमने पीछे एक कनेक्टिंग लिंक पढ़ा था अभी, उसमें हमने क्या देखा था, मैंने क्या बोला था, एनिलिडा से ही मोलस्का इवॉल्व हुए थे। तो एक और यहाँ पर इनके बीच में लिंक आ गया कि सेम लार्वा है उनका। तो ये सारी कनेक्शंस जो एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पर है, लार्वा की जैसे लेवल पर, तो शो कर रहा है कि इन ग्रुप्स में कनेक्शंस है आपस में। सिमिलर अर्ली एम्ब्रियो shapes in vertebrates। वर्टिब्रेट्स के अगर हम एम्ब्रियो की शेप को देखेंगे, डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में अगर हम उनके एम्ब्रियो की शेप को देखते हैं, फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल, बर्ड और ह्यूमन या मैमल, तो उनकी शेप सिमिलर सी दिखती है। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अर्ली एम्ब्रियो की जब हम शेप देखते हैं, स्टार्टिंग की या अर्ली एम्ब्रियो की, तो शेप सिमिलर सी दिखती है। तो शो करता है कि सभी वर्टिब्रेट्स की जो एवोल्यूशन है वो एक कॉमन सोर्स से हुई है। जैसे फिश से एम्फीबिया बने, एम्फीबिया से रेप्टाइल, रेप्टाइल से आगे मैमल्स और बर्ड्स बने, एक कॉमन सोर्स से हुई है। वो उनके एम्ब्रियो की शेप से भी नजर आ रहा है, सिमिलर शेप है। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि एक सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनना। यहां पर एवोल्यूशनरी टर्म्स में क्या मैं इसका मीनिंग है, एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रॉम सिंपल फॉर्म, एक सिंपल एनिमल से कॉम्प्लेक्स एनिमल बनना, उसे यहां पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा गया है। इसका एग्जांपल है जैसे एक एनिमल है जिसका नेम है एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस ये एनिमल किस ग्रुप में आता है? ये होता है सिफेलोकोर्डेटा। कोर्डेटा के विदिन आता है ये, और इसे सिफेलोकोर्डेटा कैटेगरी में रखते हैं एम्फियोक्सस को। ये माना जाता है ये इवॉल्व हो गया, इवॉल्व्ड इनटू एक लार्वा में इवॉल्व हो गया। लार्वा का नाम क्या है? एमोसीट लार्वा। एक लार्वा में ये इवॉल्व हो गया, ठीक है। एक एनिमल लार्वा में इवॉल्व हो गया, एमोसीट लार्वा, और वो लार्वा आगे कन्वर्ट हो गया लैम्प्रे में। लैम्प्रे, लार्वा आगे कन्वर्ट हो गया लैम्प्रे में। लैम्प्रे क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। अब जो ये साइक्लोस्टोमेटा है यहां पर, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एनिमल है ये। और जो सिफेलोकोर्डेटा है
ये सिंपल फॉर्म है। हुआ क्या है यहाँ पे, एक सिंपल फॉर्म पहले लार्वा में इवॉल्व हुई और वो लार्वा आगे कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जब लार्वा इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसे बोल रहे हैं यहां पर प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो एम्ब्रियो लेवल पर या लार्वा के लेवल पर स्टडी करी गई। जैसे इसके लार्वा को स्टडी किया गया लैम्प्रे के, इसका लार्वा है ये एमोसीट लार्वा, एमोसीट लार्वा। इसके लार्वा को जब स्टडी किया गया एमोसीट लार्वा को, तो ये पता चला इसकी शेप तो एम्फियोक्सस जैसी है। तो ये यहां से लिंक पता चलता है कि एम्फियोक्सस से एमोसीट बना और एमोसीट आगे प्रोग्रेसिव चेंज आया उसमें, एक हायर चेंज जिससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रही। फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के कि एनिमल्स में क्लीवेज डिवीजन होती है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है एनिमल्स में, गैस्ट्रुला होता है, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में मिल जाता है। तो एनिमल्स अपने एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल पर सिमिलर पैटर्न शो कर, तो शो करता है एनिमल्स का एक सीक्वेंशियल मैनर में एवोल्यूशन हुई है। लिंक्स हैं, ऐसे नहीं है कि सारे एनिमल एक साथ प्रकट हो गए, जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में कहा गया था। पहले एक एनिमल आया पॉरीफेरा, उससे आगे इवॉल्व हुआ कुछ, फिर उससे आगे इवॉल्व हुआ, सीक्वेंशियल मैनर। नेक्स्ट, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म बनना, एवोल्यूशन ऑफ सिंपल फॉर्म फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म बनना। उल्टा हो गया ना ये, तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है। तो यही तो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट पॉइंट रखा था। चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या रखा था कि एवोल्यूशन डायरेक्टेड प्रोसेस है। मोस्ट केसेस में ऐसे हम एग्जांपल देखते हैं कि एवोल्यूशन की हमें डायरेक्शन दिखती है। क्या डायरेक्शन दिखती है? ऑर्डरली चेंज है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर कुछ केस ऐसे दिख जाते हैं जिसमें एवोल्यूशन की कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म बन जाती है, उसे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे एक एनिमल होता है एसिडिया एंड हर्डमेनिया, जैसे दो अलग अलग एनिमल्स एक ही ग्रुप में आते हैं। दोनों एनिमल्स किस ग्रुप में आते हैं? दोनों यूरोकोर्डेटा, दोनों यूरोकोर्डेटा में आते हैं, एसिडिया और हर्डमेनिया। इनका जो इनकी जो अडल्ट फॉर्म है, जो अडल्ट फॉर्म है इनकी, वो सिसाइल होती है। सिसाइल का मतलब क्या है? जो स्विमिंग ना हो, जो पानी में फ्री स्विमिंग ना हो। ये पानी में स्विम नहीं कर सकते, किसी सरफेस पे अटैच होते हैं। सिसाइल का मतलब है जो फ्री स्विमिंग ना हो, ये पानी में स्विम नहीं कर सकते, किसी सरफेस में पानी में अटैच होते हैं। ना ही इनके पास नोटोकोड होता, लैक नोटोकोड। ठीक है, लेकिन जो इनका लार्वा है, इसके लार्वा के पास फ्री स्विमिंग नेचर होता है।
लार्वा पानी में स्विम भी कर सकता है, तो ये हायर कैरेक्टर हो गया। लार्वा के पास नोटोकोड होता है, हैज नोटोकोड इन इट्स टेल। लार्वा की टेल में नोटोकोड भी होता है, तो ये भी हायर कैरेक्टर है। तो इसका लार्वा तो हायर कैरेक्टर वाला है और अडल्ट लोअर कैरेक्टर वाला है। ठीक है, तो ये शो करता है कि लार्वा इवॉल्व हुआ होगा किसी एक हायर एनिमल से। लार्वा किसी एक हायर एनिमल से इवॉल्व हुआ होगा और वो आगे रेट्रोग्रेसिवली कन्वर्ट हो गया एक लोअर एनिमल में, सीडिया या हर्ड में नहीं है। तो इस रिस्पेक्ट में जब हम देखते हैं तो एवोल्यूशन दोनों डायरेक्शंस में जा सकता है, उसकी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर केस में ऑर्डरली चेंज हो, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कई बार उल्टा भी हो जाता है। नेक्स्ट, अगला है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ही टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स, जैसे एम्ब्रियो में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखे जाते हैं जो थोड़े समय के लिए आते हैं एम्ब्रियो में और वो स्ट्रक्चर फिर चले जाते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो shows presence of some structures which later degenerate। एम्ब्रियो कुछ स्ट्रक्चर्स को शो करता है, बाद में वो स्ट्रक्चर अपने आप खत्म भी हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को टेम्परेरी कहते हैं, जो थोड़े समय के लिए एम्ब्रियो में आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। ये सब हमें कैसे पता चला? जब एम्ब्रियो के डिफरेंट लेवल्स को स्टडी किया गया, किसी भी एनिमल के डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को जब स्टडी किया, तब पता चला कि ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आते हैं एम्ब्रियो में जो थोड़े समय के लिए होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्ड एम्ब्रियो हैज टूथ बर्ड्स। बर्ड का जो एम्ब्रियो होता है उसके पास टूथ बर्ड्स होते हैं। टूथ बर्ड से आगे टीथ बनते हैं। टूथ बर्ड से आगे क्या बनेंगे? टीथ बनते हैं। बर्ड के एम्ब्रियो के पास टूथ बर्ड्स होते हैं, उससे आगे टीथ बनते हैं। बाद में वो टूथ बर्ड्स खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड में तो टीथ होते ही नहीं। बर्ड में तो टीथ होते ही नहीं, तो ये टूथ बर्ड्स आ क्यों रहे हैं? ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर उसके एंसेस्टर की कैरेक्टर है। बर्ड का एंसेस्टर मैंने क्या बताया था कि बर्ड किससे इवॉल्व हुए? बर्ड हमने पढ़ा था रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। ठीक है, रेप्टाइल के पास टीथ होते हैं, जो रेप्टाइल होता है उसके पास टीथ होते हैं। तो रेप्टाइल से आगे इवॉल्व हुए बर्ड, तो बर्ड का जो एम्ब्रियो है उसी रेप्टिलियन कैरेक्टर को शो कर रहा है, प्रेजेंस ऑफ टूथ बर्ड।
लेकिन वो थोड़े समय के लिए ही है, वो एम्ब्रियो में ये टूथ बर्ड खत्म हो जाएंगे, आगे कभी टीथ इनसे बनेंगे ही नहीं। ठीक है, एज बर्ड्स evolved from reptiles which have teeth। आर्कियोप्टेरिक्स तो ऐसा बर्ड था जिसके पास टीथ थे। आर्कियोप्टेरिक्स तो ऐसा बर्ड था जिसके पास टीथ थे। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स भी आगे किसी रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ होगा ना। जैसे माना जाता है जब डायनासोर खत्म हो रहे थे तो आगे डायनासोर से ही इवॉल्व हो गए बर्ड्स, या डायनासोर से ये छिपकलियां रेप्टाइल्स वगैरह इवॉल्व हो गए, कुछ लोग ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन छिपकलियां उससे पहले से प्रेजेंट थी। तो डायनासोर वगैरह से, जो उड़ने वाले डायनासोर थे, उनसे ये माना जाता है कि आगे ये आर्कियोप्टेरिक्स या बर्ड्स वगैरह इवॉल्व हो गए। ये चीज कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे डायनासोर वगैरह के पास भी टीथ होते थे, और रेप्टाइल ही तो था। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल है इसका, वेल एम्ब्रियो हैज बॉडी हेयर बट adult whale lacks it। वेल का जो एम्ब्रियो होता है उसके पास बॉडी हेयर होते हैं, लेकिन जो वेल है अडल्ट उसके पास नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो पानी में रहती है, उसको हेयर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हेयर आ क्यों रहे हैं एम्ब्रियो में? क्योंकि वो लैंड मैमल से इवॉल्व हुई है। एज इट इवॉल्व फ्रॉम लैंड मैमल, और लैंड मैमल्स के पास बॉडी हेयर होते हैं। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट हार्ट ब्रेन एंड किडनी growth shows ancestral characters, shows ancestral characters। वर्टिब्रेट का जो हार्ट है, ब्रेन है, वो किडनी है, वो अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को शो करता है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन इनिशियली जब एम्ब्रियो में हार्ट बनता है तो वो 2 चैम्बर्ड होता है। अब बताओ 2 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है? एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो में इनिशियली जब हार्ट बन रहा होता है ना, तो सबसे पहले 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है फिशेस में, तो शो कर रहा है फिश के कैरेक्टर को। फिर वो 2 चैम्बर्ड हार्ट 3 चैम्बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब वो 2 चैम्बर्ड हार्ट 3 चैम्बर में कन्वर्ट हो रहा है, वो एम्फीबियन कैरेक्टर को शो कर रहा है। फिर 3 चैम्बर से वो इनकम्प्लीट 4 बनता है, जो रेप्टाइल के कैरेक्टर को शो करता है। इनकम्प्लीट 4 से वो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हो जाता है। फिर वो शो करेगा अपने एग्जिस्टिंग जो अभी करंट का उसका पैटर्न है। तो हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल और करंट मैमल, इन सब के कैरेक्टर्स को शो कर रही है। ऐसे ही ब्रेन की डेवलपमेंट, ब्रेन जब हमारा बन रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो पहले लोअर वर्टिब्रेट्स जैसा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है। सेम फॉर किडनीज। नेक्स्ट, गिल स्लिट्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो
ये भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। जैसे आपने 11th क्लास में कोडेट का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, कोडेट एम्ब्रियो का, उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स लिखवाए थे कोडेट के एम्ब्रियो में, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अब वो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर तो ह्यूमन के लिए भी एप्लीकेबल है, तो ह्यूमन एम्ब्रियो में भी गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाते हैं। तो गिल स्लिट शो कर रहा है कि ये अपने एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को, जैसे फिश से ये आगे इवॉल्व होते हुए बने। ciliated gametes in gymnosperm pollen grain। जिम्नोस्पर्म के पोलन ग्रेन में सिलिएटेड गैमीट्स होते हैं। अब पोलन ग्रेन को तो सीलिया या फ्लैजिला की जरूरत ही नहीं है, वो तो स्पर्म्स को पोलन ट्यूब से ओवम तक लेकर जाएगा। पोलन ग्रेन को के अगर अंदर गैमीट है तो उस गैमीट को तो जरूरत ही नहीं है सीलिया या फ्लैजिला की, लेकिन स्टिल वो सिलिएटेड है। सीलिया को कोई काम नहीं है वहां पर, लेकिन स्टिल वो सिलिएटेड है। क्यों है सिलिएटेड? क्योंकि इसका जो एंसेस्टर था टेरिडोफाइट्स, उसके पास सिलिएटेड गैमीट्स होते हैं। एज जिम्नोस्पर्म evolved from pteridophytes। जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट से इवॉल्व हुए और उसके पास सिलिएटेड गैमीट्स होते हैं, इसलिए वो एक कैरेक्टर शो कर रहा है। ये टेम्परेरी या नॉन फंक्शनल कैरेक्टर है, सीलिया का यहाँ कोई काम नहीं होता, गैमीट्स में शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। ये सब एग्जांपल हमें शो करते हैं एवोल्यूशन की, ये सब क्या देते हैं? इंडिकेशन देते हैं। तो इसी बेसिस पर एक पर्सन ने लॉ बना दिया। वो लॉ क्या है? बायोजेनेटिक लॉ। इन्हीं एग्जांपल्स के बेसिस पर एक पर्सन ने लॉ बना दिया, बायोजेनेटिक लॉ, बाय अर्नेस्ट हैक्कल। अर्नेस्ट हैक्कल, इसने क्या बोला इस लॉ में? इसने बोला लॉ में ऑन्टोजेनी recapitulate phylogeny। ऑन्टोजेनी recapitulate phylogeny। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हिस्ट्री। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हिस्ट्री, कैसा उसका एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, उसकी हिस्ट्री या स्टडी। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है शो करना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या शो करती है? फाइलोजेनी को शो करती है। फाइलोजेनी क्या होता है? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो करती है। इसके लॉ के सारे एग्जाम्पल जो ऊपर लिखे हैं वो हैं। जैसे वेल के एम्ब्रियो में बॉडी हेयर है, ये उसके एम्ब्रियो की ऑन्टोजेनी होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की एक हिस्ट्री होगी कि एम्ब्रियो में बॉडी हेयर है, ये ऑन्टोजेनी होगी। अब ये ऑन्टोजेनी क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है फाइलोजेनी को। क्या फाइलोजेनी? कि वेल जो है वो लैंड मैमल से इवॉल्व हुआ है, ये उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है जो उसके एम्ब्रियो में शो हो रही है। ऊपर लिखे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सब बायोजेनेटिक लॉ के एग्जाम्पल। ठीक है, फिर एक दूसरा पर्सन आया, वॉन बेयर। इसने बायोजेनेटिक लॉ को डिसअप्रूव कर दिया।
he disapproved biogenetic law. ठीक है, and said he never found temporary embryonic structures. Temporary embryonic structures. तो एक कोई दूसरा पर्सन आ गया, वॉन बेयर, कहता मैंने रिसर्च करी है, मेरे को तो कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर मिले नहीं। हो सकता है उसकी रिसर्च पूरी ना हो। तो वॉन बेयर की भी एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि इसने तो बायोजेनेटिक लॉ को डिसअप्रूव किया, लेकिन अर्नेस्ट हैक्कल ने बोला कि बायोजेनेटिक लॉ होता है। वैसे तो होता है बायोजेनेटिक लॉ, वो बिल्कुल सही है। वॉन बेयर इसके अगेंस्ट बोलता था, हालांकि वॉन बेयर की जो रिसर्च थी वो खुद में कंप्लीट नहीं थी, इस वजह से उसको ट्रुथ के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट हमारा टॉपिक। ये एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के साथ हमने सभी कंपैरेटिव एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वाला सेकंड एविडेंस अब यहाँ पर कंप्लीटली पढ़ लिए। तो फर्स्ट एविडेंस हमने पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस पढ़ा था, सेकंड हो गया ये कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड एविडेंस एवोल्यूशन का। थर्ड एविडेंस है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस बायोजियोग्राफिकल एविडेंस कहां से आता है? बायोजियोग्राफी का मीनिंग है कि जहां कोई एक एनिमल पाया जाता है, जैसे मान लो कोई एक एनिमल है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो वो उसकी बायोजियोग्राफी होगी कि ये एनिमल ऑस्ट्रेलिया में मिलता है नेचुरली, तो वो उसकी क्या होगी? बायोजियोग्राफी होगी। तो बायोजियोग्राफी स्टडी करने से भी हमें एविडेंस मिलते हैं बहुत सारे एवोल्यूशन के। ठीक है, कि कौन सा एनिमल कहाँ मिल रहा है, उससे भी हमें प्रूफ मिलता है एवोल्यूशन के। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को समझने से पहले मैं पेंजिया थ्योरी आपको बताऊंगा। पेंजिया थ्योरी, पेंजिया थ्योरी क्या बोलती है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे जो मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको बता रहा था, सारे कॉन्टिनेंट्स एक कॉमन लैंड मास थे। ऑल कॉन्टिनेंट्स वर इनिशियली कॉमन लैंड मास। कॉमन लैंड मास थे सभी कॉन्टिनेंट्स। इस थ्योरी को पेंजिया थ्योरी कहते हैं। किसने दी थी ये? गिवन बाय एल्फ्रेड वॉलेस। एल्फ्रेड वॉलेस ने थ्योरी दी थी कि इनिशियली सारे कॉन्टिनेंट्स सब एक साथ प्रेजेंट थे एक कॉमन लैंड मास की फॉर्म में। एल्फ्रेड वॉलेस ने ये बोला कि इस कॉमन लैंड मास में 6 रीजन्स थे। He explained 6 realms। realms होते हैं रीजन्स इन पेंजिया। पेंजिया मतलब कॉमन लैंड मास। 6 रीजन थे पेंजिया में जो कॉमन लैंड मास को रेफर करते हैं। जैसे कौन कौन से थे ये? सबसे पहला था नी आर्कटिक, ये रेफर करता है नॉर्थ अमेरिका को, करंट नॉर्थ अमेरिका को रेफर करता है।
नियोट्रॉपिकल, नियोट्रॉपिकल रेफर करता है करंटली साउथ अमेरिका को। पहले आर्कटिक, पहले आर्कटिक रेफर करता है यूरोप प्लस नॉर्थ एशिया को, यूरोप प्लस प्लस नॉर्थ एशिया। ओरिएंटल, ओरिएंटल रेफर करता है साउथ एशिया को, जिसमें इंडिया आ जाता है। इंडिया साउथ एशिया में आता है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ठीक है, ये सब साउथ एशिया में आ जाते हैं, ये ओरिएंटल हो गया। इथियोपिया, इथियोपिया बोलता है ये अफ्रीका को। और एक आखिरी है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये, ठीक है। तो अल्फ्रेड वॉलस ने ये बोला कि कॉमन लैंड मास था, सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े थे, 6 अलग अलग रंग्स थी, उस रंग्स के नेम भी इसने रख दिए, और प्रेजेंट डे जो रेफर कर रहा है उस लैंड को वो भी उसने बता दिया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है अब बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है, इस पेंजिया थ्योरी से रिलेटेड है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस को हम इस पेंजिया थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला एविडेंस है बायोजियोग्राफी में discontinuous distribution of closely related species। discontinuous distribution of closely related species। जैसे इसके जो एग्जांपल्स हैं, पहला एग्जांपल है एलिगेटर्स, ट्यूलिप्स, फाउंड ओनली इन यूएस एंड चाइना, ठीक है। जैसे एलिगेटर और ट्यूलिप्स जो है, ट्यूलिप तो एक फ्लावर हो गया, एलिगेटर रेप्टाइल, ये केवल यूएस में और चाइना में मिलते हैं, वहीं के नेटिव है, वहीं से ये माने जाते हैं कि वहां के नेटिव है। जैसे एलिगेटर इंडिया में जो मिल रहा है वो वहां से इंपोर्ट किया जाए, ठीक है, वहां से मंगाया गया इंडिया में। ट्यूलिप्स जो इंडिया में है वो वहां से आए हैं इंडिया। अब एलिगेटर और ट्यूलिप्स को यूएस चाइना में जो कंडीशंस मिल रही है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वो सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस अर्थ पे दूसरे कंट्रीज में भी है, लेकिन ऐसा क्या है कि केवल वो वहीं पर ही प्रेजेंट है, वहीं पर ही ओरिजिनेटेड है। इसकी एक्सप्लेनेशन पेंजिया से मिलती है। जब पेंजिया था तो नॉर्थ अमेरिका और ये जो नॉर्थ एशिया में चाइना है, ये बड़े पास पास थे। जो नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ एशिया में जो चाइना है ना, ये बहुत पास पास थे, ये आपस में क्लोजली लाई करते थे ड्यूरिंग पेंजिया, जब अर्थ पे रहा था। तो उन्हीं के आसपास का जो पानी है उसमें एलिगेटर इवॉल्व हुए होंगे और ट्यूलिप्स वहीं के लैंड पर बने होंगे। बाद में पेंजिया सेपरेट हो गए, तो इस वजह से ये एलिगेटर और ट्यूलिप्स केवल वहीं पर ही रह गए, उन्हीं के लैंड पर रह गए, और जगह स्प्रेड नहीं हो पाए। यूएस एंड चाइना वर
closely situated in Pangaea, and these species evolved in these countries. इन कंट्रीज में ये स्पीसीज इवॉल्व हुई, बट लेटर Pangaea गॉट सेपरेटेड। जो Pangaea थे वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो ये स्पीसीज भी इन्हीं कंट्रीज में रह गई, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाई इवनली दूसरी कंट्रीज में। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जो स्पीसीज हैं वो कुछ एक कंट्रीज में मिल रही हैं, सब जगह नहीं मिल रही यूनिफॉर्मली, हालांकि वो दूसरी जगह भी ग्रो कर सकती हैं, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। दूसरा एग्जांपल है इसी का कैमल। जैसे कैमल जो होते हैं ये मिलते हैं फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया में मिलते हैं मेनली तो कैमल्स, और पाकिस्तान में मिलते हैं एशिया में, और मिलते हैं अफ्रीका में। कैमल और किसी कंट्री में मिलते ही नहीं, केवल एशिया में और अफ्रीका में मिलते हैं, इसके अलावा और किसी कंट्री में नहीं मिलते। हालांकि ऐसा डेजर्ट दूसरी कंट्रीज के पास भी है। ऑस्ट्रेलिया में भी डेजर्ट है, लेकिन वहां कैमल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया था पैंजिया से जब ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने लगे थे, तो इस वजह से कैमल सब जगह स्प्रेड नहीं हो पाए। एशिया और अफ्रीका क्लोज क्लोज लाई करते थे, तो कैमल वहां स्प्रेड हो गए, और किसी जगह स्प्रेड नहीं हो पाए। एलिफेंट भी इसी तरह से केवल इंडिया में और अफ्रीका में मिलता है, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका क्लोजली लाई करते थे ड्यूरिंग पैंजिया। तो ये कैमल और एलिफेंट इन्हीं रीजन्स में इवॉल्व हुए थे, और ये यहाँ से स्प्रेड होकर साउथ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वो अलग हो गए बाद में। जैसे ही पैंजिया सेपरेट हुए वो कंट्रीज अलग हो गए, तो जिस वजह से ये दूसरी जगह स्प्रेड नहीं हो पाए। आखिरी है लंगफिश। लंगफिश के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वो साउथ अमेरिका में मिलती है, अफ्रीका में मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और उधर से ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्लोजली लाई करते थे पैंजिया में, तो ये उसी समय वहां पर इवॉल्व हुई होंगी, लेकिन बाद में वो सेपरेट हो गए, तो ये लंगफिश भी सेपरेट हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गए डिसकंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के। ऐसे एनिमल्स जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटीन्यूअस है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंस में दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि वो एनिमल किसी एक कंट्री में ही मिलता है, दो में भी नहीं मिल रहा, केवल एक में ही मिल रहा है। रिस्ट्रिक्टेड है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, केवल एक जगह पर। एग्जांपल है इसका एग लेइंग मैमल्स। फाउंड ओनली इन अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। ये एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ये, ठीक है, और किसी ये कॉन्टिनेंट में नहीं मिलते, कंट्री में नहीं मिलते, केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं ये, क्योंकि ये इवॉल्व ऑस्ट्रेलिया में हुए थे,
और बाद में ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है वो अलग हो गया दूसरे कंट्रीज से, तो जिस वजह से ये एग लेइंग मैमल्स केवल ऑस्ट्रेलिया में रह गए। ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है तो चारों तरफ उसके पानी है, ये मैमल्स कहीं नहीं जा पाए, एग लेइंग मैमल्स। और दूसरी कंट्रीज में क्या इवॉल्व हुए, प्लेसेंटल मैमल्स, जिनके पास प्लेसेंटा था, वो दूसरी कंट्रीज में इवॉल्व होते रहे। ये एग लेइंग वाले केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, प्लेटिपस वगैरह। ऑस्ट्रेलियन realm realm separated from Pangea, separated from Pangea after egg laying mammal evolution। एग लेइंग मैमल की जब एवोल्यूशन हुई उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया सेपरेट हो गया दूसरे पेंजिया से, तो जिस वजह से केवल कहां रह गए, ऑस्ट्रेलिया में रह गए, कहीं स्प्रेड ही नहीं हो पाई। दूसरा सेम एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स होते हैं पाउच्ड मैमल्स। इनके पास, फीमेल के पास पाउच होता है जिसमें वो अपने यंग वन को कैरी करती है। एग्जाम्पल हो गया इसका कैंगरू, एग्जाम्पल हो गया इसका कैंगरू। ठीक है, जो कैंगरू होता है, फीमेल कैंगरू के पास पाउच होता है जिसमें वो यंग वन को कैरी करती है, इन्हें मार्सुपियल्स कहते हैं या पाउच मैमल। ये भी केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस दूसरी कंट्रीज में भी है। रीजन क्या है, पेंजिया से सेपरेट हो गया था ऑस्ट्रेलिया जस्ट आफ्टर मार्सुपियल ओरिजिन, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रह गए। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हैज कैक्टस while African desert has यूफोर्बिया। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में कैक्टस मिल जाते हैं और अफ्रीका के डेजर्ट में ये यूफोर्बिया मिलते हैं। ये प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये यूनिक है ऑस्ट्रेलिया में, जैसे सिर्फ कैक्टस मिलता है। जो भी कैक्टस इंडिया में ग्रो हो रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लाए गए हैं, इंडिया के नेचुरल नहीं है वो। ये यूफोर्बिया अगर किसी और कंट्री में मिलता है वो अफ्रीका से लाया गया। नेक्स्ट, डबल कोकोनट इन सेशेल्स आइलैंड। सेशेल्स एक आइलैंड है जहां पर डबल कोकोनट मिलता है, उसमें दो कोकोनट एक साथ जुड़े होते हैं, दो कोकोनट उसमें एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो एक सिंगल कोकोनट होता है ना, उस आइलैंड पे ऐसे कोकोनट है जो दो आपस में जुड़े होते हैं। डार्विन फिंचेस, डार्विन फिंचेस, फिंचेस क्या है, बर्ड्स हैं। डार्विन फिंचेस इन गैलापेगस आइलैंड। डार्विन फिंचेस इन गैलापेगस आइलैंड। ठीक है, तो गैलापेगस आइलैंड के बारे में या डार्विन फिंचेस के बारे में आगे हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस इतना समझ लो, ये आइलैंड्स होते हैं गैलापेगस,
इन्हीं आइलैंड पे बर्ड्स मिलते हैं जिन्हें हम डार्विन फिंचेस कह रहे हैं ना, ये केवल इन्हीं आइलैंड पे मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। इनकी भी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी एक आइलैंड है, सेशेल्स भी एक आइलैंड है। तो ये आइलैंड नेशन जो थे वो सेपरेटेड हो गए मेन लैंड से जब पैनेजिया बना। ठीक है, तो आपका जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें आई थिंक एक 10-15 मिनट्स का एक टॉपिक है वो रह गया, उसे फिर हम नेक्स्ट क्लास में मंडे को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर में यहाँ एंड कर